हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज़ में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। बीपीएससी टीआरई जो 3.0 का री एग्ज़ाम होने वाला है 19 से लेकर के फ्रेंड्स 22 तारीख के बीच में, जो जुलाई के अंदर होने वाला है, उसके लिए एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि प्रीवियस ईयर यानी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जो टीआरई थर्ड में प्रश्न पूछा गया था, उन प्रश्नों की श्रृंखला को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। वो भी प्रश्न किससे होंगे? तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से होने वाले हैं, ठीक है ना। अच्छा, चाहे 1 to 5 का प्रश्न हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया, चाहे 6 to 8 का प्रश्न हो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछा गया, उन सभी प्रश्नों को मैं टीआरई थर्ड में जो एग्जाम कैंसिल हो गया था उनको मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ और पूरे डिटेल के वाइज कवर करूंगा। याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्जाम में सीधा सीधा टीआरई थर्ड का प्रश्न ना पूछ करके जो उसका डिटेल मैं कराऊंगा वहां से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ दे, तो इसलिए पीवाईक्यू करना आपके लिए काफी अति महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देरी ना करते हुए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है फ्रेंड्स कि पटना कॉलेज कब स्थापित हुआ था। तो फ्रेंड्स, पटना कॉलेज की स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। कब हुई थी? 1863 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को ब्रिटिश राज के दौरान हुई थी, जबकि 2 फरवरी 1952 को पटना जो विश्वविद्यालय है ना, इसको फ्रेंड्स पटना विश्वविद्यालय और बिहार विश्वविद्यालय में विभाजित कर दिया गया था। यानी जो पटना कॉलेज था, याद रखिएगा, पटना कॉलेज को 2 जनवरी 1952 को 2 विश्वविद्यालय में बांट दिया गया। एक को बना दिया गया बिहार विश्वविद्यालय और एक बना दिया गया पटना विश्वविद्यालय। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। जब पटना कॉलेज की स्थापना पूछेगा तो 9 जनवरी 1963, जब पूछेगा कि पटना विश्वविद्यालय या पूछ लेगा कि बिहार विश्वविद्यालय की स्थापना, तो आप बताएंगे 2 जनवरी 1952 को। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इनमें से कौन वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक थे। देखिए, यहां आपसे संपादक पूछ रहा है कि वंदे मातरम समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो फ्रेंड्स, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन बात करें तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो वंदे मातरम के संपादक थे वो थे अरविंदो घोष। कौन थे? अरविंदो घोष। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये अरविंदो घोष जो थे ना, एक गरम दल के नेता थे। याद रखिएगा, कैसे नेता थे? गरम दल के। गरम दल के नेताओं में 3 नाम और आपको याद रखना है। एक तो याद रखना है बाल, एक याद रखना है लाल और एक याद रखना है पाल। तो देखिए, बाल लाल पाल, बाल से हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, लाल से हो जाएगा लाला लाजपत राय और पाल से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। तो ये 4 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे, जिसमें से अरविंदो घोष के द्वारा वंदे मातरम समाचार पत्र का संपादन किया जाता था। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, अंग्रेजी समाचार पत्र वंदे मातरम के संस्थापक बिपिन चंद्र पाल थे। देखिए, यहां से याद रखिएगा, संस्थापक कुछ पूछेगा तब तो बिपिन चंद्रपाल बताएंगे, लेकिन संपादक पूछेगा तो अरविंद घोष बताएंगे। ये आपको याद रखना बहुत जरूरी है। हो सकता है कि इस वाले एग्जाम में जो टीआरई 3.0 का री एग्जाम होने वाला है उसमें आपको संस्थापक पूछ ले, और देखिए संपादक पूछेगा तो संपादक आप बताएंगे अरविंद घोष, लेकिन संस्थापक पूछेगा तो बिपिन चंद्रपाल बताएंगे। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। महात्मा गांधी के द्वारा ही ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 ईस्वी में किया गया था। ये आपको याद रखना है, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करें, देखिए ये सारे के सारे प्रश्न जो फ्रेंड्स हैं ये पूछे गए। पीआरटी 1 to 5 में प्रश्न पूछा गया 15 मार्च को 2024 जो एग्जाम कैंसिल हुआ था, ठीक है ना। डिटेल की बात करें तो अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने 1932 ईस्वी में कहाँ किया था? तो दिल्ली में किया था। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। देखिए, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, आपने एग्जाम दिया तो आपको पता होगा कि कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, क्रिप्स मिशन, यानी क्रिप्स मिशन का आगमन पहले हुआ था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी गवर्नर जनरल पद पर लॉर्ड वेवेल का आगमन ये बाद में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव भी बाद में हुआ था, ठीक है ना, जबकि क्रिप्स मिशन का आगमन पहले हो गया था। यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन जो बात करें तो ये मार्च 1942 में, क्रिप्स मिशन कब आया था? तो मार्च 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1942 में, याद रखिएगा।
जबकि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 8 अगस्त 1942 को हुई थी, जबकि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था 14 जुलाई 1942 को। लॉर्ड वेवेल आगमन कब हुआ था? तो 1943 को। तो बताइए मार्च 1942 पहली घटना है, उसके बाद मार्च के बाद अप्रैल, मई, जून, तब जुलाई आता है ना। तो इस कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्रिप्स मिशन वाली घटना पहले हुई थी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। इनमें से किसने यह कहते हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हंसी उड़ाई कि यह एक बहुत सूक्ष्म यानी अल्पसंख्यक जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करता है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये तो डिफिनेशन सबको पता होगा कि ये जो वक्तव्य है किसने दिया था। ये दिया था फ्रेंड्स लॉर्ड डफरिन ने। किसने दिया था? लॉर्ड डफरिन ने। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। लॉर्ड डफरिन ने ही कहा था कि कांग्रेस जो है ना, एक बहुत ही यानी अल्पसंख्यक सूक्ष्म जनता का प्रतिनिधित्व करती है। डिटेल की बात करें तो लॉर्ड डफरिन ने, याद रखिएगा, 1884 में वायसराय बनकर आया और डफरिन ने ही कांग्रेस को अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाली सूक्ष्मदर्शी संस्था कहा था। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो मुजफ्फरपुर बम कांड में किसको फांसी की सजा दी गई थी? तो आप सबको पता है फ्रेंड्स कि खुदीराम बोस। किसको दिया गया था? खुदीराम बोस को। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। हालांकि मुजफ्फरपुर बम कांड में दो लोग शामिल थे, एक तो प्रफुल्ल चाकी भी थे और दूसरे खुदीराम बोस शामिल थे। लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो थे ना फ्रेंड्स, ये क्या हुआ कि ये जब इन्होंने बम फेंका तो बम फेंकने के दौरान जब ये भागने लगे तो अंग्रेजी पुलिस ने प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया। जब प्रफुल्ल चाकी को घेर लिया तो प्रफुल्ल चाकी ने अपने ही पिस्टल से अपने आप को गोली मारकर आत्महत्या कर लिया, जबकि खुदीराम बोस को बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इनको फांसी पर सजा चढ़ा दिया गया। ठीक है ना। तो मुजफ्फरपुर बमकांड में अगर पूछे कि फांसी की सजा किसको दी गई थी तो दी गई थी खुदीराम बोस को। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश डीएच किंग्सफोर्ड पर बम मारकर हत्या करने का प्रयास किया, परंतु गलती से प्रिंगले केनेडी और उनकी बेटी की मृत्यु हो गई। ठीक है ना। 11 अगस्त 1908 को खुदीराम बोस को क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। अगर प्रश्न पूछे कि कब फांसी दी गई थी तो 11 अगस्त 1908 को फांसी दिया गया था। ठीक है ना। अच्छा, खुदीराम बोस के और प्रफुल्ल चाकी के द्वारा जो मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश थे डीएच किंग्सफोर्ड, उन पे बम कब फेंका गया था? तो फेंका गया था 30 अप्रैल 1908 को फेंका गया था। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहरार आंदोलन से निम्न में से कौन संबंधित नहीं था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा मौलाना अल्ताफ हुसैन अली। कौन थे? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। ये जो थे फ्रेंड्स ना, ये अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे। इसके अलावा मौलाना जफर अली खां, मौलाना मजहरुल हक, ये लोग जो थे फ्रेंड्स ना अहरार आंदोलन से संबंधित थे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा अहरार आंदोलन की स्थापना 1910 में मौलाना मोहम्मद अली और हकीम अजमल खान के नेतृत्व में किया गया था। इसके अन्य संस्थापक थे हसन इमाम, मौलाना जफर अली खान और मजहर उल हक, इनके अन्य संस्थापक माने जाते हैं। यह जो आंदोलन था ना, एक अलीगढ़ विरोधी आंदोलन के रूप में शुरू किया गया था और अहरार आंदोलन के संस्थापकों ने अलीगढ़ आंदोलन की वफादार नीतियों पर आपत्ति जताई थी। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो 1832-33 के मध्य कोल विद्रोह का जो नेतृत्व किया था फ्रेंड्स, याद रखिएगा वो किया था, कौन किया था? जल्दी से आपको बता देना है फ्रेंड्स। तो याद रखिएगा इनमें से जो बुधू भगत इन्होंने भी किया था, जोआ भगत इन्होंने भी किया था और छिंदराई मानकी इन्होंने भी किया था। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ई हो जाएगा, यानी एक से अधिक इसमें सही हो जाएगा। ठीक है ना। कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो बुधू भगत ने भी किया था, जोआ भगत ने भी किया था और छिंदराई मानकी ने भी किया था। तो इस तरह एक से अधिक विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आ रही होंगी। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा छोटा नागपुर के कोल आदिवासी जो ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंटों द्वारा शोषण से परेशान थे, इन्होंने ही ईआईसी के खिलाफ यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह कर दिया और कोलों ने बुधू भगत, जोआ भगत, छिंदराई मानकी और अन्य के नेतृत्व में यह विद्रोह किया था। तो यानी कह सकते हैं कि जो विकल्प होगा विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष बाबू कुंवर सिंह का देहांत हो गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, देखिए कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो आप सबको पता है कि बाबू कुंवर सिंह का देहांत हुआ था 1858 ईस्वी में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, एक प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 के क्रांति का नेतृत्व बाबू कुंवर सिंह की देहांत के बाद किसने किया था। तो वो किया था अमर सिंह ने। किसने किया था फ्रेंड? अमर सिंह ने किया था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो बिहार के शेर माने जाने वाले कुंवर सिंह का जो निधन हुआ था ना, ये 26 अप्रैल 1958 को हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, वहीं लगे हाथ अगला प्रश्न देख लेते हैं कि युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का श्रेय किसे जाता है। युवा बंगाल आंदोलन की स्थापना का जो श्रेय जाता है ना फ्रेंड्स, ये जाता है, याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो को। किसको जाता है? हेनरी विवियन डेरोजियो को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। याद रखिएगा, हेनरी विवियन डेरोजियो ने यंग बंगाल आंदोलन की स्थापना की थी। अच्छा, वह पुर्तगाली मूल का एक भारतीय कवि और हिंदू कॉलेज कोलकाता के सहायक अध्यापक भी थे। ये भी आपको याद रखना। कौन? हेनरी विवियन डेरोजियो, ठीक है ना, जिन्होंने 26 दिसंबर 1831 को कलकत्ता में 22 साल की उम्र में हैजे से इनकी मृत्यु हो गई थी। द फकीरा ऑफ जुंगीरा उनकी एक लंबी कविता है। तो ये भी आपको याद रखना। हो सकता है इस बार प्रश्न आपको यहां से प्रश्न पूछ ले, ठीक है ना। द फकीरा ऑफ जुंगीरा, ठीक है ना, ये किसकी कविता है? तो ये है फ्रेंड्स हेनरी विवियन डेरोजियो, जो कि किसकी शुरुआत किया था? तो युवा बंगाल आंदोलन की शुरुआत किया था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस तिथि को क्लीमेंट एटली ने घोषणा की कि जून 1948 तक ब्रिटिश भारत छोड़ देगा। किस एक्ट के तहत यह घोषणा किया गया था, या किस तिथि को घोषणा किया गया था, यह प्रश्न पूछ रहा है। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये घोषणा किया गया था 20 फरवरी 1947 को। कब किया गया था? 20 फरवरी 1947 को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा कि 20 फरवरी 1947 को 1948 तक ब्रिटिश भारत को छोड़ देगा, ये घोषणा किया गया था 20 फरवरी 1947 को। डिटेल की बात करते हैं तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया कि जून 1948 तक हम भारत को छोड़ देंगे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, कहानी कुछ यूं है। देखिएगा, आपको पता होगा कि 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। जब 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया तो इस समय बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया था। एक को बना दिया गया था पूर्वी बंगाल और एक को बना दिया गया था पश्चिमी बंगाल। ये तो आपको सबको पता है। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फ्रेंड्स कि दिल्ली दरबार, यानी कि जब भी इंग्लैंड में कोई नया राजा या नया रानी चुने जाते थे तो उनके सम्मान में भारत के अंदर दिल्ली दरबार लगाया जाता था। तो इस बार जब 1911 वाला दिल्ली दरबार लगाया गया था तो ये एक ऐसा दिल्ली दरबार था जिस समय इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम और रानी मैरी भारत आई हुई थी, और यह एकमात्र दिल्ली दरबार था जिसमें राजा और रानी इंग्लैंड के भारत आए हुए थे, ठीक है ना। तो इन्होंने ही 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया और वापिस से, याद रखिएगा, वापिस से 22 मार्च को, कब फ्रेंड्स? वापिस से 22 मार्च 1912 को बंगाल को दो भागों में, यानी दो स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में या दो स्वतंत्र प्रांत के रूप में बांटा गया। फिर से एक को बना दिया गया बिहार बना दिया गया और एक को बना दिया गया बंगाल। तो याद रखिएगा, एक को बिहार एक को पश्चिम बंगाल बना दिया गया। तो बिहार कब अलग हुआ, कब बना? तो वो बना फ्रेंड्स 22 मार्च 1912 को, जिसकी वजह से प्रतिवर्ष भी 22 मार्च को बिहार दिवस भी मनाया जाता है। अच्छा, बिहार दिवस मनाने की शुरुआत कब से होती है? तो ये होती है 2010 से। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो इसकी शुरुआत किया था तत्कालीन मुख्यमंत्री उस समय थे और इस समय भी मुख्यमंत्री हैं, आपको पता है, नीतीश कुमार ने इसकी शुरुआत किया था, या नीतीश कुमार के आह्वान पे इसकी शुरुआत किया गया था, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होगी। किस वर्ष बिहार को बंगाल से अलग किया गया था? तो 22 मार्च 1912 को। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, तृतीय दिल्ली दरबार यानी 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर बिहार और ओडिशा को बंगाल से अलग प्रांत बनाने की घोषणा हुई, जबकि अलग प्रांत 22 मार्च 1912 को बना था, इसलिए ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का जो तत्कालीन या मुख्य कारण था वो था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, द्वितीय विश्व युद्ध में हानिकारक प्रभाव,
बिल्कुल सही। द्वितीय विश्व युद्ध का हानिकारक प्रभाव पड़ा था, यानी कि कह सकते हैं कि अकाल पड़ चुका था, महंगाई बढ़ चुकी थी, लोगों में असंतोष की भावना प्रकट हो चुकी थी। फिर उसके बाद गांधी इरविन समझौता भी तत्कालीन कारण बना, क्रिप्स मिशन की असफलता, ये तीनों कारण जो है ना फ्रेंड्स, ये 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का मुख्य कारण बना था। तो कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न डिटेल की बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 का मुख्य कारण द्वितीय विश्व युद्ध के प्रभाव, क्रिप्स मिशन की असफलता आदि थे, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने है, ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली की राजधानी की नींव किसने रखी थी? तो ब्रिटिश शासन के दौरान दिल्ली राजधानी की नींव किसने रखा था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, आपको पता होगा ये रखा था किंग जॉर्ज पंचम ने। ये 1911 के दिल्ली दरबार में भारत आया हुआ था, उसी समय राजधानी को कोलकाता से हस्तांतरित करके कहाँ करने की घोषणा किया गया था? वो कहा गया था दिल्ली। तो किसने किया था? तो वो किया था फ्रेंड्स किंग जॉर्ज पंचम, जो कि 1911 में दिल्ली दरबार के दौरान भारत आया हुआ था। उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगी। डिटेल की बात करते हैं, लॉर्ड हार्डिंग सेकेंड के वायसराय के काल में तृतीय दिल्ली दरबार 1911 का जब आयोजन किया गया, तो इसमें ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम तथा महारानी विलियम मैरी के स्वागत में यह किया गया था। इसी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को राजधानी बनाने की घोषणा की गई, ठीक है ना। जबकि दिल्ली राजधानी के रूप में कब कार्य करना शुरू किया? तो 1912 में। तो ये भी चीज़ें आपको याद रखनी। घोषणा कब हुई थी? तो 1911 में। राजधानी कब हस्तांतरित हुई? तो 12 में। ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अब तो 1 से 14 तक जो प्रश्न था फ्रेंड्स, याद रखिएगा, TRE थर्ड में ये प्रश्न पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, ठीक है ना। अच्छा, अब मैं आपको बात करता हूं कि 6 to 8 में कितने प्रश्न पूछे गए थे TRE थर्ड के दौरान, ठीक है। अगला प्रश्न, पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था फ्रेंड्स? याद रखिएगा, वो किया था पेशवा। मुगल सम्राट का अपने आप को पेशवा घोषित किया था किसने? 1857 के विद्रोह के दौरान नाना साहब ने, ठीक है। विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, पेशवा बाजीराव के दत्तक पुत्र नाना साहब को 5 जून 1857 को कानपुर का पेशवा घोषित किया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी? किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दी थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कौन किया था? तो ये किया था दामोदर एवं बालकृष्ण ने। किसने किया था? दामोदर एवं बालकृष्ण ने गलती से लेफ्टिनेंट आर्यस्ट की हत्या कर दिया था, यानी विकल्प नंबर इसका बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो चापेकर बंधुओं के नाम से विख्यात दामोदर और बालकृष्ण ने 1897 में पूना के प्लेग कमिश्नर रैंड और एक लेफ्टिनेंट आयर्स्ट की हत्या कर दिया था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, किसको गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी? तो याद रखिएगा, ये सौंपी गया था सैफुद्दीन किचलू को। किसको सौंपा गया था? सैफुद्दीन किचलू को, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो याद रखिएगा, रॉलेक्ट एक्ट के विरोध और जलियांवाला बाग घटना के दौरान ही सैफुद्दीन किचलू की हिंदू मुस्लिम भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबियां सौंपी गई थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था? यानी SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार का गठन किया था। तो याद रखिएगा, कब किया गया था, किस स्थान पे किया था, ये प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो ये किया था फ्रेंड्स सिंगापुर के अंदर। कहाँ किया था? सिंगापुर के अंदर, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अंतिम सरकार के गठन की घोषणा किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स, याद रखिएगा, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन का कारण कितनी कमी हुई? यानी कि 1930 में जो राजस्व वसूला जाता था बिहार के अंदर में, तो जब उसमें धरना प्रदर्शन किया गया तो उसके कारण कितने की कमी हुई थी? तो याद रखिएगा, कितने की कमी हुई फ्रेंड्स? वो हुई 10 लाख की, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, 10 लाख की कमी हुई थी। डिटेल की बात करते हैं तो 1930 में बिहार के क्षेत्र की राजस्व वसूली
में धरना प्रदर्शन के कारण 10 लाख की कमी हुई, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो आपको बताना है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यानी यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो फ्रेंड्स ये एक कर रहे थे न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। कहाँ कर रहे थे? न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 6 नवंबर 1913 में न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे जुलूस में महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स कह रहा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि क्या निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। ठीक है ना, 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने यह निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान की छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यानी कह सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। कह रहा है कि 1859 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम इंग्लैंड एग्रीमेशन एक्ट जिसे कहा जाता है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के अनुसार बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। तो ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने फ्रेंड्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कह रहा है कि देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब किया गया था। तो ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये किया गया था 1906 ईस्वी में। कब किया गया था? 1906 ईस्वी में। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा 1906 में देहरादून में इंपीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये 6 to 8 में जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से बने हुए प्रश्न है फ्रेंड्स, मैं उनकी इस समय चर्चा कर रहा हूं। अगर फ्रेंड्स क्वालिटी कंटेंट अच्छा लग रहा है तो चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इनमें से कौन ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाला जनजातीय नायक नहीं था। तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, कौन जनजातीय नायक नहीं था। तो आप सबको पता है, आपने एग्जाम दिया है फ्रेंड्स, तो इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी सी आर दास। सी आर दास मतलब चित्तरंजन दास। सी आर दास यानी चित्तरंजन दास जो थे फ्रेंड्स ना, ये अंग्रेजों यानी ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले जनजातीय के नायक नहीं थे, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा सिद्धू मुर्मू, कान्हू मुर्मू सगे भाई थे, जिन्होंने 1855 से लेकर 1856 के संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। संथाल विद्रोह ब्रिटिश शासन और भ्रष्ट जमींदारी प्रथा दोनों के विरुद्ध था, जबकि जबरा पहाड़िया यानी तिलका माझी भारत में ब्रिटिश सत्ता का विरोध किया था। तो ये भी आपको याद रखना है। तो विकल्प की बात करें तो विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध क्रांतिकारी नेता चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब नामक पुस्तक लिखी थी। तो याद रखिएगा किस चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर किसने द फिलॉसफी ऑफ बॉम्ब यानी बम का दर्शन नामक पुस्तक लिखी थी। तो ये लिखा था फ्रेंड्स भगवती चरण बोहरा ने। किसने लिखा था? भगवती चरण बोहरा ने लिखा था। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। तो क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण बोहरा की 28 मई 1930 को एक बम का परीक्षण करते समय विस्फोट के परिणाम स्वरूप मृत्यु हो गई थी। बोहरा द फिलॉसफी ऑफ बम नामक प्रसिद्ध लेख के लेखक भी थे। तो ये भी आपको याद रखना है, जो कि किसके द्वारा अनुरोध करने पर लिखा था। तो ये लिखा था फ्रेंड्स भगत सिंह। किसके अनुरोध पर लिखा था? तो चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर यह पुस्तक लिखा था, द फिलॉसफी ऑफ बम। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए, कह रहा है कि कामागाटा मारू क्या था। कामागाटा मारू क्या था फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा कामागाटा मारू जो था ना, एक समुद्री जहाज था। क्या था? समुद्री जहाज था। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर डिटेल की बात करें तो कामागाटा मारू जो है ये भाप शक्ति से चलने वाला एक जापानी समुद्री जहाज था, जिसे हांगकांग में रहने वाले बाबा गुरदीत्त सिंह ने खरीदा था। जहाज में पंजाब के 376 लोग बैठ करके बाबा 4 अप्रैल 1914 को वैंकूवर यानी ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के लिए रवाना हुए थे। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके लिए।
अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा वर्ष और स्थान अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के बैठक को दर्शाता है जहां संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला किया गया था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, वो स्थान था पटना 1934 में। कब किया गया था? 1934 में, और वो स्थान था पटना, यानी विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, डिटेल की बात करें तो अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी की 19 मई 1934 को पटना में बैठक हुई और इसमें संसदीय बोर्ड के गठन का फैसला लिया गया। तो ये भी आपको याद रखना था। और इसमें मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते थे? तो 25 मेंबर, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके सामने है फ्रेंड्स कि आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा कौन थे? आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा की मैं बात करूं तो वो थे फ्रेंड्स, याद रखिएगा, ईवी रामास्वामी नाइकर। कौन थे? ईवी रामास्वामी नाइकर, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन के पुरोधा थे। डिटेल की बात करें तो आत्मसम्मान आंदोलन एक गतिशील सामाजिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य समकालीन हिंदू सामाजिक व्यवस्था को जाति, धर्म, ईश्वरीय आस्था के बिना एक नए समग्र एवं तर्कसंगत समाज में परिवर्तित करना था। ठीक है ना, आत्मसम्मान आंदोलन का ईवी रामास्वामी नाइकर द्वारा 1925 में आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत तमिलनाडु से किया गया था। यह एक समतावादी आंदोलन था जिसे ब्राह्मणवादी आधिपत्य को तोड़ने का कार्य किया, समाज में पिछड़े वर्गों और महिलाओं के लिए सम्मान अधिकारों तथा तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम आदि द्रविड़ भाषाओं के पुनरुत्थान पर भी जोर दिया था यह आंदोलन आत्मसम्मान आंदोलन। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंसेस पुस्तक के लेखक की बात करूं तो वो थे सुमित गुहा। कौन थे? सुमित गुहा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, डिटेल की बात करें तो सुमित गुहा की बुक थी द हैंडलूम इंडस्ट्री इन सेंट्रल इंडिया में जीनियस, याद रखिएगा, सेंसस रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस 1872 का वर्णन किया गया है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी किस धारणा को निष्प्रभावी करती है? तो याद रखिएगा फ्रेंड्स, 1873 में रचित पुस्तक गुलामगिरी है ना, ये पहली बात जाति व्यवस्था की प्रथा को निष्प्रभावी करती है, यानी विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इस प्रकार कह सकते हैं, इसमें देखिए निम्न जाति विभेद भी हो सकता है, धार्मिक असमानता भी हो सकता है ना। तो ये प्रश्न कह सकते हैं इनमें से एक से अधिक, इसमें हम कह सकते हैं इनमें से एक से अधिक होगा। ठीक है ना, ऑप्शन नहीं है लेकिन याद रखिएगा इनमें से एक से अधिक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, महात्मा ज्योतिबा फूले ने 1873 में समाज के दलित वर्ग के लिए गुलामगिरी लिखा था ताकि उन्हें जाति व्यवस्था के भेदभाव, उत्पीड़न का एहसास हो सके। गुलामगिरी भारतीय समाज की सामाजिक संरचना में ब्राह्मणवादी वर्चस्व, पाखंड के बारे में बात करता है और इसने जाति व्यवस्था की प्रथा की आलोचना की थी। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि हिंदुस्तान स्टैंडर्ड किसका समाचार पत्र था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, हिंदुस्तान स्टैंडर्ड जो था ना, ये सच्चिदानंद सिन्हा का समाचार पत्र था, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल अगला क्वेश्चन की बात करें। अगला क्वेश्चन है कि औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो औपनिवेशिक काल में जो प्रमुख उद्योग क्षेत्र था वो था कपड़ा उद्योग। याद रखिएगा, कपड़ा उद्योग जो था ना, ये भारतीयों के हाथ में था, यानी विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल की बात करें तो औपनिवेशिक काल में फैक्ट्री रोजगार पर कपड़ा उद्योग का प्रभुत्व था। कपड़ा उद्योग में कपास और जूट की कताई और बुनाई की मिलें, कपास की ढलाई और जूट प्रेस शामिल थी, जो मुख्य रूप से मौसमी गतिविधियां थी, और ऊन और रेशम की कताई और बुनाई की कुछ अलग अलग बड़ी बड़ी कंपनियां थी जो किसके हाथ में थी? तो भारत के हाथ में थी। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी ने चंपारण यात्रा किस वर्ष की थी? तो आप सबको पता होगा फ्रेंड्स, महात्मा गांधी ने चंपारण की यात्रा किया था 1917 में। कब किया था? 1917 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कहानी कुछ यूं थी फ्रेंड्स, याद रखिएगा कि चंपारण के किसानों को 3 कठिया प्रणाली यानी 3/20 हिस्से पर नील की खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था, और किसान जो चाहते थे वो नील की खेती करना नहीं चाहते थे, क्योंकि जिस स्थान पर नील की खेती हो जाती थी वो ज़मीन बंजर हो जाता था। तो उस बंजर भूमि से बचने के लिए किसान इसकी खेती नहीं करना चाहते थे। हालांकि अंग्रेजों ने 3/20 हिस्से पर यानी 3 कठिया पद्धति के तहत
जमीन के तीसरे 3 हिस्से पर आपको नील की खेती अनिवार्य कर दिया गया था। इसलिए राजकुमार शुक्ला के आह्वान पे महात्मा गांधी चंपारण आए थे 1917 में, और इनका सफल सत्याग्रह भी था चंपारण सत्याग्रह 1917 का, तो ये भी आपको याद रखना है। डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने अप्रैल 1917 में गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर राजकुमार शुक्ल के निमंत्रण पर बिहार के चंपारण के नील कृषकों की स्थिति का जायजा लेने वहां पहुंचे थे। ठीक है ना। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भारत में प्रथम छापा खाना किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो भारत में प्रथम छापा खाना जो है फ्रेंड्स ना, याद रखिएगा किस वर्ष तथा किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, विकल्प नंबर ई बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, डिटेल की बात करते हैं। भारत में फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस 1556 में पुर्तगालियों द्वारा सेंट पॉल कॉलेज गोवा में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। जबकि इसमें पुर्तगाली है लेकिन 1957 दिया है। कब हुआ था? 1556 होना चाहिए। अगर यहाँ 1556 होता और पुर्तगाली होता तब तो ऐसा ही होता ना, लेकिन ये 1557 दे दिया है, इसकी वजह से इनमें से कोई नहीं सही होगा, बल्कि 1556 में पुर्तगाली द्वारा, याद रखिएगा 1556 में पुर्तगाली द्वारा प्रथम छापखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो एक किया गया था गोवा में, याद रखिएगा गोवा के अंदर किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि किस वर्ष लॉर्ड लिटन ने भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था। तो फ्रेंड्स ये किया था 1878 में। कब किया था? 1878 में, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। भाषाई आधार पर प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया था 1878 में। डिटेल की बात करें तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम 1878 को गैंगिंग एक्ट के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह अंग्रेजी और वर्नाक्यूलर प्रेस के बीच भेदभाव करता था। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट ब्रिटिश भारत में भारतीय भाषा यानी कि गैर अंग्रेजी भाषा के प्रेस को इन्होंने तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है फ्रेंड्स कि जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड किस दिन हुआ था। तो आप सबको पता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार हत्याकांड जो हुआ था फ्रेंड्स ना, ये हुआ था बैसाखी के दिन। कब हुआ था? बैसाखी के दिन, यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल की बात करते हैं तो याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड भारत के पंजाब प्रांत के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर के निकट जलियांवाला बाग में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी, जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी, जिसमें से बहुत से लोग मारे गए थे। तो इसी को कहा जाता है जलियांवाला बाग नरसंहार। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। किस दिन हुआ था? तो बैसाखी के दिन हुआ था। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि 1942 में किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो 1942 में आप सबको पता है कि किसने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया था। तो वो किया था महात्मा गांधी ने, यानी विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 का विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, डिटेल की बात करें तो याद रखिएगा, क्रिप्स मिशन के साथ ब्रिटिश युद्ध प्रयासों के लिए भारतीय समर्थन हासिल करने में ब्रिटिश विफल होने के बाद गांधी ने 8 अगस्त 1942 को बॉम्बे में गोवालिया टैंक मैदान में दिए गए अपने भारत छोड़ो भाषण में करो या मरो का आह्वान किया, और वायसराय लिथिगो ने इस आंदोलन को 1857 के बाद का अब तक का सबसे गंभीर विद्रोह बताया था। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ की। तो आप सबको पता है कि भारत में आधुनिक छपाई तकनीक प्रारंभ किया था पुर्तगाली के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कि जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच हेतु गठित बॉर्डर इंक्वायरी कमेटी में किस भारतीय को स्थान मिला था। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, किस भारतीय को स्थान मिला था। तो मैं इसको क्वेश्चन का ऑप्शन नहीं लिख पाया हूं, तो मैं डिटेल को देख लेता हूं। ठीक है ना। देखिएगा, 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के गठन की घोषणा की थी, और यह समिति लॉर्ड विलियम हंटर की अध्यक्षता में चलते उनके नाम पर हंटर कमीशन के नाम से जानी जाती है। इसमें भारतीय सदस्य कौन कौन थे? तो 8 सदस्यों वाली समिति में 5 अंग्रेज थे, जिसमें लॉर्ड हर्टन, जस्टिन सर, जॉर्ज रैंगिंग, WF राइस, मेजर जनरल सर जॉर्ज बैरो एवं सर टॉमस स्मिथ थे। जबकि 3 भारतीय सदस्य भी थे, सर चिमन सीतलवाड़, साहबजादा सुल्तान अहमद एवं जगत नारायण। ये 3 भारतीय भी थे हंटर आयोग के कमेटी में। ये भी आपको याद रखना है। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स, ये जो था ना 1 to 5 और 6 to 8 में
628-125 में जो प्रश्न पूछा गया था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से, उसका मैंने एक बाकायदे पोस्टमार्टम किया हूं। तो अगर आपको लगेगा कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं ऐसे मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।